अमर जमील साहब द्वारा लिखी लघु कथा गुफा का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। लगभग हर रोज ऐसा होता है कि अम्मा व्याकुल होकर मेरी गुफा में चली आती है। वो पुष्टि करने आती है कि मैं जिंदा हूं या सौगातों से भरा यह जहान छोड़कर चला गया हूं। झुककर मेरे माथे पर हाथ रखकर अम्मा गौर से गर्दन की ओर देखती है। मेरा सर सलामत देखकर ठंडी सांस लेकर स्नेह के साथ मुझे सहलाती है और फिर आह को सांसों में समेट लेती है। आंख से ढलक आए आंसुओं का मेरे सर पर मेहराब बनाकर अपनी दुनिया में लौट जाती है। बात यह है कि अम्मा अक्सर मेरे लिए परेशान रहती है। वह निरंतर हर रात मेरे बारे में एक डरावना सपना देखती है। ख्वाब देखकर डर जाती है, कांप जाती है, नींद से चौंक कर उठ बैठती है और खुद को सामान्य करने के लिए पानी का गिलास भरकर पीती है। अम्मा ख्वाब में मुझे सर के बिना मरुभूमि में भटकता हुआ दिखती है। मेरे एक हाथ में मेरा कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में कांटों का ताज दिखती है। अम्मा ने 2 पंडितों से ख्वाब की विवेचना निकलवाई थी। दोनों में से एक पंडित देसी था और दूसरा परदेसी। देसी पंडित को यह सखर, सिंध के एक प्रांत का नाम, सखर के करीब किसी पुण्य स्थान पर मिली थी। गौर से ख्वाब सुनकर उसकी कुंडली बनाने के बाद उसने अम्मा को खुशखबरी दी थी, तुम्हारा बेटा बड़ी दीर्घायु जिएगा, खुदा के वरदान से पाकिस्तान का बादशाह बनेगा। वक्तव्य की कीमत अदा करते हुए अम्मा ने देसी पंडित को 500 रुपए दिए और साथ में एक काला मुर्गा और काला बकरा, जो इस बात के साक्षी थे। उन्होंने मुझे बताया कि बकरा हूबहू मुझ जैसा था। जब कसाई ने बकरे का सर धड़ से अलग किया और उसके मस्तिष्क से भेजा निकाला था, तब बकरे के सर में से भेजे के बजाय मेंढक निकल आया था। परदेसी पंडित को अम्मा वियना में औरतों के संग में मिली थी। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बर्बाद हो गई औरतों की उन्नति और उनके मान सम्मान की स्थापना में गुजारा। उनके एक एनजीओ भी बड़ी कामयाबी के साथ चलाया था, जिसके लिए सराहना के रूप में प्रशंसा पत्र और सोने का मेडल हासिल हुआ था। उन दिनों अम्मा को औरतों की बेहतरी के सिलसिले में न्यूयॉर्क, हेग, लंदन, जिनेवा वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता था। परदेसी पंडित से अम्मा की मुलाकात वियना में हुई थी। उस पंडित ने ख्वाब का स्पष्टीकरण करने से पहले कुछ टिप्पणियां लैपटॉप पर चौपदज और मगबमस के आधार पर रेखांकित की और बहुत ही उदास स्वर में ख्वाब की विवेचना करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बेटा शासकों के हाथों मारा जाएगा और अगर बच गया तो खुदकशी करेगा। मैंने भी अपनी तरफ से इंटरनेट से ख्वाब की विवेचना डाउनलोड की थी। उसमें लिखा था, तुम एक शादीशुदा औरत के इश्क में गिरफ्तार रहोगे और अपने सर में आशिक की तरह भस्म डालकर रेगिस्तान में घूमते रहोगे। तीनों विवेचनाओं में से अम्मा ने परदेसी पंडित के स्पष्टीकरण को ज्यादा अहमियत दी। एक बार मैंने अम्मा से कहा था, वियना वाले पंडित की भविष्यवाणी बकवास है। सर सरदारों के गिरते हैं, मैं सिहर हूं, बेमतलब ही आदमी बन गया। मैं शिकारी कुत्तों का निवाला तो हो सकता हूं, पर किसी में अंधविश्वास के कारण अपने सर दे सकूं यह मुमकिन है। अम्मा को मेरी बात नागवार लगी। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। देसी पंडित की भविष्यवाणी मुझे सही लगी। मैंने कहा था, पाकिस्तान पर अक्सर मुझ जैसे मतिमंद दीवानों की हुकूमत की है। इसी कारण मुमकिन है कि मैं पाकिस्तान पर हुकूमत करूं। मेरी मां जरूरत से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शिकागो यूनिवर्सिटी से जातिगत विषय में PhD कराई है, इसीलिए मेरी बात समझ न पाई। मुझे उलझा हुआ कुछ बददिमाग समझती है। मैं उसका इकलौता बेटा हूं। उसे 3 बेटियों के बाद जन्मा था। मैं समझता हूं सिंधियों के समस्त इकलौते बेटे कुछ सनकी, कुछ सांवले होते हैं, पर मैं कुछ ज्यादा ही श्याम वर्ण का।
मुझे गुफा से निकालकर अपनी दुनिया में लाने के लिए अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पागलों के सर से पागलपन का भूत उतारने वाला शायद ही कोई डॉक्टर हो जिसने मुझे ना देखा। 2-3 घंटे पूछताछ थे मेरा दिमाग चाटने के बाद मुझे नींद आने की और सोच को शांत करने की गोलियां नुस्खे में लिख कर देते हैं। एक बार अम्मा मुझे डॉक्टर सारा सोलंकी के पास थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वह स्त्री रोग के विशेषज्ञ में थी, मनोवैज्ञानिक थी या मानसिक चिकित्सक। आदमियों के सर से पागलपन की बीमारी दूर करने में माहिर वो बहुत ही सुंदर थी। जिसने भी उसका नाम रखा था सोच समझकर रखा था। बहुत ही प्रशंसा के काबिल थी। मुझे विश्वास नहीं कि मैं पागल हूं या नहीं। डॉक्टर सारा सोलंकी को देखने के पश्चात मुझे ख्याल आया कि मैं तमाम उम्र पागल बना रहूंगा। डॉक्टर सारा से इलाज करवाऊंगा तो कभी भी ठीक होने की कोशिश नहीं करूंगा। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अम्मा के ख्वाब की तीसरी भविष्यवाणी मुझे मुकद्दर की अभिप्रमाणित कृपा लगी। डॉक्टर सारा सोलंकी से मेरा परिचय कराते अम्मा ने कहा था, अदम मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह ने आपके हाथों में शफा दी है, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए, उसे नॉर्मल कर दीजिए। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने तर्क करते हुए कहा था, मैं नॉर्मल हूँ। डॉक्टर सारा ने एकदम कहा था, तुम ठीक कर रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम नॉर्मल हो। तो फिर अम्मा क्यों समझती है कि मैं नॉर्मल नहीं? मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, डॉक्टर सारा मेरी और गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें अब नॉर्मल नजर आता हूँ? ऐसे बात नहीं करते बेटे, अम्मा ने कहा था, तुम के बदले आप कहो, क्या मैं आपको अब नॉर्मल नजर आता हूँ? मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैडम, अदम जिस तरह बात कर रहा है उसे बात करने दीजिए। डॉक्टर सारा ने अम्मा से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप वेटिंग रूम में जाकर बैठे, बुरा मत मानना, मैं अदम से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अम्मा प्यार से मेरी ओर देखते हुए वेटिंग रूम की ओर चली गई। डॉक्टर सारा ने दोनों बाहें टेबल पर रखकर मेरी और गौर से देखा। वो मुझे बेहद पसंद आई थी। आखिर डॉक्टर सारा ने मौन तोड़ते हुए कहा, मुझे अपने बारे में बताओ। क्या बताओ? अपने स्कूल के बारे में बताओ, कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताओ, कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं हुआ था, मैं बहुत साधारण विद्यार्थी था। और नौकरी मैंने छोड़ दी। क्यों? मैं नौकरी कर नहीं पाया। कोई खास सबब था? कोई खास सबब नहीं था। मुझे माथे से पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। कहा था, बस मैं नौकरी कर नहीं पाया था। डॉक्टर सारा अपनी कुर्सी से उठकर मेरे बाजू में आकर खड़ी हुई। उसने पीने के लिए मुझे पानी का गिलास दिया था। अदम, डॉक्टर सारा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं गर्दन ऊपर उठाकर डॉक्टर सारा की ओर देख नहीं पाया। मुझे लगा था अगर उसकी ओर देखा तो वह हमारे बीच की सीमा रेखा तोड़कर मेरे वजूद में घुस जाएगी, मेरे भीतर हलचल मचा देगी। अदम, मैंने डॉक्टर सारा की आवाज़ सुनी, मेरी ओर देखो। अदम, मैंने डॉक्टर सारा की ओर देखा। वो अपनी कुर्सी पर बैठ रही थी। उसने पूछा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आते? कमरा? मैंने हैरत से पूछा, तो कौन सा कमरा? घर में तुम्हारा कमरा? घर? कौन सा घर है जहाँ तुम रहते हो? मेरा कोई घर नहीं है। तो फिर तुम कहाँ रहते हो? मैं गुफा में रहता हूँ। अचानक मेरे ऊपर आसमान पर हजारों रथ चले और एक पल में गुजर गए। सदियों से बंद इतिहास के विषादपूर्ण सीने पर किसी ने हाथ रखा। आकाश में आकाशवाणी हुई, बिजली गिरी और किले की दीवार में दरार पड़ गई। मुझे कुछ पता नहीं कि ऐसे क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। मैंने दुष्ट लोगों से सुना था कि मेरे जन्म के बाद बाबा बहुत उदास हो गए थे, तन्हा और चुपचाप रहने लगे थे। हंसते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा। कराची यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर इतिहास के सभी इल्म की सिल्फों का चश्मदीद गवाह मानते हैं। देश में और देश के बाहर संस्थानों में उनकी बड़ी धाक थी। अपने पूरे नाम के बजाय प्रोफेसर रोहल के नाम से मशहूर हो गए थे। मुझे बहुत प्यार था उनसे। बाबा उन इंसानों में से थे जो बेटे के लिए हताश रहते हैं। तीसरी बेटी शानी के जन्म के बाद अम्मा के बजाय बाबा ने चौथे बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दिया था। शानी के 3 साल बाद मैं पैदा हुआ था। दुष्ट लोगों के मुताबिक बाबा बहुत उदास हुए थे। मुझे गोद में लेकर ख्यालों में गुम हो गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें रोते हुए देखा था। होश संभालने के पश्चात मैंने दुष्टों की बातों को जहन के हार्ड डिस्क से मिटा दिया, हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। मैंने महसूस किया कि बाबा के अलावा शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जिसने इतनी शिद्दत से अपने बेटे से प्यार किया होगा। पर मैंने बाबा को कभी भी हंसते नहीं देखा था। एक बार मैंने बाबा से कहा था,
मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है कि मैं यशस्वी मस्खरा बनूं और अपनी हरकतों से, बातों से आपको ठहाका लगाकर हंसने पर मजबूर कर दूं। मेरी बात सुनकर बाबा के होठों पर बहुत उदास, दिल को मसल देने वाली मुस्कान उतर आई थी। मेरे हंसते या न हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा ने मुझे नर्म छुआव से प्यार करते हुए कहा था। इतिहास के बड़े ठहाके लगाकर हंसने वालों को आखिर में रोते देखा है। कुछ देर की बेचैन खामोशी के बाद बाबा ने कहा था, तुम्हारे पैदा होने के पहले मैं जोरदार ठहाका लगाकर हंस सकता था। तब बाबा के कहे वाक्य का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया था। कॉलेज में पढ़ता था, लेक्चर सुनने के बजाय बाबा के वाक्य के अर्थ के बारे में सोचता रहता। एक बार कॉलेज आधे में छोड़कर मैं कराची यूनिवर्सिटी गया था। बाबा ग्रंथालय में थे, किसी इंटरनेशनल सेमिनार के लिए पेपर तैयार कर रहे थे। मुझे देखकर हैरान हो गए। बहुत व्याकुल हूँ, कहा था, आपसे बात करनी है। बाबा के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट उतर आई। टेबल से पेपर उठाकर ब्रीफकेस में डालते हुए कहा, मुझे ठहाका लगाकर हंसने पर मजबूर करने की कसम तो नहीं खाई है? बाबा मुझे अपने डिपार्टमेंट के कमरे में लेकर आए। पूछा, लंच किया है? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने भी नहीं खाया है। बाबा ने कहा, पहले हम खाना खाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी के बाहर चलकर बात करेंगे। कैंटीन वालों से फोन पर बात करने से पहले बाबा ने पूछा था, शामी कबाब खाओगे? अच्छे होते हैं, जो आप खाएं वही मेरे लिए भी मंगवा लें, मैंने कहा था। यूनिवर्सिटी कैंटीन से लंच आया। दाल चावल और भाजी, साथ में शामी कबाब भी थे। चुपचाप लंच किया, रह रहकर एक दूसरे की ओर देख भी लेते। उस दौरान मुझे फिर यह ख्याल आया कि बाबा से कुछ न पूछूं, अपनी बेचैनी को अपने भीतर दफन कर, दुष्ट लोगों की बातों पर ध्यान न दूं, उन्हें बिना वजह परेशान न करूं। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मेरे पैदा होने के बाद बाबा बहुत उदास और चुपचाप रहने लगे? हो सका है मैं उन्हें पसंद ना आया हो। वैसे भी बाबा ने 3 बच्चों की प्लानिंग की थी। शादी के 3 साल बाद मैं अचानक भी पैदा हुआ था। उनकी योजना अपसेट कर दी थी मैंने, पर इसमें मेरा दोष नहीं था। दुनिया में आना ना आना मेरे बस में नहीं था। मुझे बस एक बात का अफसोस था कि मैं बाबा के लिए मनहूस साबित नहीं हुआ था। जिस बरस में पैदा हुआ था, उसी साल बाबा ने वर्ल्ड हिस्टोरिकल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मैं 12-13 बरस का था कि बाबा एसोसिएट प्रोफेसर हुए थे और मैं 17-18 साल का था कि बाबा डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट नियुक्त हुए। मैं मनहूस न था। बरसों पहले की वारदात है। प्रदेश में रह रहे बाबा के एक पुराने मित्र अपने बच्चों सहित पाकिस्तान घूमने आए थे। कराची में हमारे पास आकर ठहरे थे। मुझे चॉकलेट खिलाते थे और पक्षियों के लतीफ़े सुनाते थे। उनके लतीफ़े पर और लोग कम वे खुद बहुत हंसते थे। एक दिन मुझे खींचकर आगोश में भरकर अपनी गोदी में बिठाया था और बाबा की ओर देखते हुए कहा था, यार रोहल, ना तो तुम अपने बेटे जैसे हो और ना ही तुम्हारा बेटा तुम जैसा। फिर अम्मा की ओर देखते हुए पूछा था, यह माजरा क्या है? अमेरिका से किसी काले का बेटा तो नहीं चुरा कर ले आए? खुद जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़े, पर बाबा हंस नहीं सके। उन्होंने हसरत के साथ मेरी ओर देखा। तब मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, पर मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ भी भूल नहीं पाया। मेरा एक एक एहसास मेरे वजूद में परवान चढ़ा है, मेरे साथ बड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में बाबा के साथ लंच करते हुए एक स्पष्ट अस्पष्ट भय मुझे परेशान करता रहा था। मैं बाबा से कुछ पूछ सकूं या हकला कर चुप हो जाऊं? लंच के बाद बाबा ने पूछा, चाय पियोगे? आप पिएंगे? मैंने पूछा था। वैसे तो नहीं पीता हूँ, आज पी लेते, बाबा ने जवाब दिया। चाय भी चुप रहकर पी ली हमने। जाने क्यों मैंने महसूस किया था कि कुछ देर बाद मैं पल्सरात से गुजरा। पल्सरात का सफर कराची यूनिवर्सिटी और ओझा सैनिटोरियम के दरमियान शुरू हुआ था। लोग बेटा पैदा होने पर खुश होते हैं, मेरा पैदा होने पर आप खुश क्यों नहीं हुए थे? मैंने संकोच से पूछा। मेरी तीनों बेटियां किसी बेटे से कम नहीं हैं। मैंने सुना है मेरे पैदा होने के बाद आप बहुत उदास हो गए थे। आपने लोगों से मिलना और बातचीत करना भी छोड़ दिया था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी बात सुन रहे हो ना बाबा? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरे पैदा होने के बाद आपको किसी ने हंसते नहीं देखा है। हंसना बस में कहाँ होता है आदम? मेरा पैदा होना आपको नागवार गुजरा था? बाबा ने गर्दन नीचे कर दी, जवाब नहीं दिया था। मैंने दूसरी बार अपना ख्याल दोहराया, मेरा पैदा होना आपको नागवार लगा था?
बाबा, मैंने बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दिया। उनका दर्द मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पूछा था, मेरे पैदा होने पर आपको बहुत दुख हुआ था? बाबा ने मेरे हाथ को कुछ इस तरह जकड़ कर पकड़ लिया जैसे कह रहे हो, हाँ, तुम्हारे पैदा होने पर मुझे बहुत दुख हुआ था। पलसरात के बीच से मैंने बाबा से पूछा था, क्यों दुख हुआ था आपको? क्योंकि मेरा भ्रम टूट गया था। बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। फिर वे आसमान की ओर देखते रहे और कहने लगे, तुम मेरे बेटे नहीं थे तब? मैंने गैबी आवाज सुनी। सब कुछ समूची कायनात के साथ अंधेरे में गुम हो गया। मैं गुम हो गया, बाबा गुम हो गए। अंधेरे में जैसे करोड़ों निशाचर और चमगादड़ गुफाओं से निकल गए, मेरे ऊपर से अंधेरे में घूमते रहे। गुफा के एक पल के अनश्वर के समस्त पलों को निगल दिया। मैंने फिर गैबी आवाज सुनी। निशाचर व चमगादड़ गुफाओं की ओर लौट आए। अंधेरे के बजाय नूर को बेनूर करने वाली रोशनी छा गई। सूरज पूरी तरह से डूब गया। मैंने खुद को बाबा से हजारों मील दूर महसूस किया। मैंने बाबा से पूछा, आपने कैसे समझा कि मैं आपका बेटा न था? शानी के पैदा होने के बाद मैंने ऑपरेशन करा लिया था। हृदय में दरारें डालने वाली दुख भरी आवाज में बाबा ने कहा, मुझे बच्चे की उम्मीद संभावना के बराबर थी। अम्मा को पता था इस बात का? मैंने बाबा की ओर देखते हुए पूछा था। छोटी छोटी बातों के लिए उसे फुर्सत कहाँ होती है? बाबा की आवाज की गूंज सुनाई। वो अक्सर सियासी मुद्दों में शिरकत करने की खातिर मुल्क से बाहर रहती थी। आसमानी किताबों वाली कयामत जाने कब आएगी, पर मेरे लिए कयामत आ गई और सब कुछ तहस नहस करके चली गई। कुछ बाकी न बचा, न हिसाब, न किताब और न सजा, न प्रतिफल। बाबा ने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया, पाकिस्तान छोड़कर चले गए और नेपाल में जोगियों वैरागियों के साथ हिमालय के गुफाओं में जाकर बस गए। जाने से पहले बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया था। उनके सिसकते सीने में मुंह छुपाते हुए मैंने पूछा था, मेरे काल में संन्यास कह रहे हैं ना? नहीं, एकदम नहीं। बाबा ने मेरी आंखों पर, गालों पर, माथे पर प्यार की छाप छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि किसी का भी दोष नहीं है। उनके दोनों हाथ चूमते हुए मैंने कहा था, तो फिर संन्यास क्यों ले रहे हैं? एक माँ की पवित्रता का राज मेरे पास अमानत था। बाबा का गोपनीय जवाब मेरी समझ में नहीं आया। मैंने हैरानी से बाबा की ओर देखा। राज राज नहीं रहा है आदम। बाबा ने अलविदा कहती निगाहों से मेरी ओर देखा था और कहा था, अब तुम जान चुके हो कि इतिहास के प्रारंभिक दौर की तरह उसके समाप्ति के दौर में इंसान को बाप की बजाय माँ के नाम से क्यों पुकारा जाता रहा। तुम्हारी जिंदगी में मेरा रोल खत्म हुआ। बाबा फिर गायब हो गया। कभी भी बाबा का खत आता, हर खत में हर बार एक वाक्य लिखते हैं, तुम मुझे बहुत याद आते हो आदम। मैंने अपनी गुफा को बाबा की याद से रोशन कर दिया है। एक दिन डॉक्टर सारा सोलंकी ने कहा था, यकीन करो सारा, मैं ठीक हूँ। सारी की सारी गड़बड़ अम्मा के सर में है। मैं कहाँ कहती हूँ कि तुम ठीक नहीं हो? डॉक्टर सारा ने कहा, पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि गड़बड़ मैडम के सर में है? वो अक्सर मेरे बारे में एक खौफनाक ख्वाब देखती है। मैंने कहा, वह मुझे सर के बिना बयाबान में भटकते देखती है। मेरे एक हाथ में मेरा कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में कांटों का ताज होता है। डॉक्टर सारा को कुछ कुछ ताज्जुब हुआ था। पूछा था, पर मैडम ने तो कभी अपने किसी ख्वाब का जिक्र नहीं किया है। वो अपने ख्वाब का किसी से भी जिक्र नहीं करती है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ करती है? डॉक्टर सारा ने पूछा। बहुत कम, मैंने कहा। ख्वाब देखने के बाद वह गुफा में चली आती है। मेरी गर्दन और सर पर हाथ फिराकर तसल्ली करती है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। डॉक्टर सारा ने कागज पर कुछ लिखा और पूछा, इस ख्वाब के बारे में मैडम ने तुम्हारे साथ कब जिक्र किया था? मेरा मतलब है पहली बार। मैं सोच में पड़ गया। मुझे याद नहीं आ रहा था कि अम्मा ने कब पहली बार मुझसे ख्वाब का जिक्र किया था। बाबा के गायब होने से पहले वो मेरे बारे में डरावना ख्वाब नहीं देखती थी, मेरे बारे में अच्छे ख्वाब देखती थी। वो ख्वाब में मुझे कपास से भरे रीछ के साथ खेलते देखती थी। अम्मा कभी भी अपने ख्वाब की विवेचना किसी देसी या परदेसी पंडित से नहीं करवाती थी। जब भी विलायत से वापस लौटती, मेरे लिए तोहफे के रूप में एक कपास से भरा रीछ जरूर ले आती। मैं समझता हूँ कि मुझे गुमान है कि बाबा के गायब होने के पश्चात अम्मा ने मेरे बारे में पहली बार डरावना ख्वाब देखा था। इससे पहले कभी नहीं देखा था, पर बाद में ख्वाबों की दुनिया में बहुत तोड़फोड़ हुई। अम्मा मुझसे बार बार पूछती, जाते समय तुम्हारे बाप ने तुमसे क्या बातचीत की? और हर बार मैंने उसे वही एक जवाब दिया था,
उसने मेरे साथ जानकारी की दर्दनाक यंत्रणा के सिलसिले में बात की थी। अम्मा जवाब की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करती थी, पर पहुंच ना पाती, परेशान हो जाती, जैसे तड़पती रहती, खंडहर जैसे घर में बेमकसद घूमती थी, अपने आप से बात करती थी। एक बार उसने कहा था, मैं रोहल जैसी संवेदनशील नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ जानकारी की बात न कर सिर्फ बता दो कि जाते वक्त उसने मेरे बारे में क्या कहा था। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा था, मैंने गौर से अम्मा की तरफ देखते हुए कहा था। उस पुण्यात्मा को खबर थी कि मैं उसका बेटा नहीं था। धरती हिल गई भूकंप की तरह, फिर न जाने कितने साल और सदियां खामोशी के एक मौसम ले आई और गुजर गई। बाद उसके न कोई जलजला आया, न कहीं ज्वालामुखी फूटा, न बिजली कड़की, न आसमान से झरने बरसे और न समुद्र में बाढ़ आई। उस खामोशी को मैंने तोड़ा था, यह जरूरी था, वरना सांस लेना मुहाल हुआ। अगर आसमान तक मेरी पहुंच मेरी शक्यता में होती तो शायद मैं मरने तक तुमसे कभी न पूछता, मैंने अम्मा से कहा और फिर पूछा, इसलिए तुम सुनाओ कि मैं किसका बेटा हूँ। अम्मा कहाँ गई, मेरी ओर बढ़कर आई, मुझे स्नेह से अपने प्यार में सुरबार करके कहा, क्या यह काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जिस घोर यातना से मैं गुजर रहा हूँ उसमें यह काफ़ी नहीं है, मुझे बताओ कि मैं किसका बेटा हूँ। अम्मा लाचार होकर यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर टूटे फूटे लहजे में जैसे अपने आप से बात करते हुए कहा, मुल्कों के बनने और बिगड़ने के बाद कई ऐसे बालक पैदा होते हैं जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता। वे अपनी माँ से बाप के बारे में सवाल नहीं पूछते। मेरे पैदा होने से न मुल्क बना था और ना ही कोई मुल्क बिगड़ा था। हाँ, मेरे पैदा होने से एक आदमी का भरम टूट गया था। मैं समझता हूँ इसके बाद अम्मा ने फिर कभी भी मुझे ख्वाब में कपास से भरे रीछ के साथ खेलते नहीं देखा। न उसके बाद उसने मुझे सर के बिना बयावान में भटकते देखा। पर ये बातें डॉक्टर सारा सोलंकी को बताने जैसी नहीं थी, इसलिए वह मेरा इलाज करती है, अम्मा का इलाज नहीं करती। वह मुझे अच्छी लगती है और इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अम्मा के ख्वाब की ताबीर लगती है। पर इसके बावजूद भी सारा का ये बातें जानने का जुनून मैं मुनासिब समझता हूँ, बल्कि मैं उस बात का जिक्र किसी से भी करना नहीं चाहता जिस राज पर से क़यामत के दिन पर्दा उठना ही नहीं है। उस राज से पर्दा उठाने का हक मैं भी नहीं रखता, मेरा बाप जाने कौन है, पर हकीकत में मैं बेटा उस शख्स का हूँ जिसने हिमालय की एक गुफा में जाकर संन्यास लिया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।